रेफरेंस के तौर पर आपको बताते चलें कि ये तीन दोस्त गार के इतने नीचे फंस गए थे कि ये गहराई दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी 1.5 गुना ज़्यादा थी। यानी कि ये इस गार में 1 किलोमीटर नीचे फंस गए थे। ये तीनों और नीचे जाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि एक बहुत बड़ी रॉक इनके एक साथी जॉन वेस्टहाउज़र के सर पर गिर जाती है, जिससे इनको ब्रेन ट्रूमा हो जाता है और हर गुजरता पल इनको इनकी मौत की तरफ धकेल रहा था। सांस लेने में दुश्वारी के साथ साथ अब इसने बोलना भी छोड़ दिया था। 1000 मीटर की गहराई में ये एक जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ था। ये कहानी है 52 साल के जॉन वेस्टहाउज़र की, जिसने पूरे 12 दिन ब्रेन ट्रूमा के साथ इसी गार में गुजारे। तो आइए 4 टीवी की एक और वीडियो का आगाज़ करते हैं। रिसेंडिंग केव नाजरीन जर्मनी के साउथ ईस्ट में मौजूद फ्री स्टेट ऑफ बेवेरिया के पहाड़ी इलाके में बनी एक कुदरती केव है। यह जर्मनी की सबसे गहरी और सबसे लंबी गार होने के साथ साथ 20 किलोमीटर ज़मीन के नीचे फैली हुई है। अगर बात करें इसकी गहराई की तो इसमें ईज़िली 2 बुर्ज खलीफा मुकम्मल तौर पर फिट आ सकती हैं। 1960 में पहली बार इस गार को 2 आर्कियोलॉजिस्ट हेरमान सोमर और अल्रिच मायर ने डिस्कवर किया था। इस केव को अभी डिस्कवर हुए चंद महीने ही हुए थे कि सैकड़ों की तादाद में केविंग का जुनून रखने वाले लोगों ने इस केव की तरफ रुख कर लिया। लेकिन इस दौर में इस केव को किसी ने पूरा एक्सप्लोर नहीं किया था और ना किसी को इसकी एग्जैक्ट लंबाई और यहाँ तक के गहराई का भी नहीं पता था। फिर भी इस केव में जो भी गया था इसने कोई नई और अजीब ही कहानी सुनाई थी। नाज़रीन जर्मनी में 52 से भी ज़्यादा गारें मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हादसात इस एक गार में ही हुए हैं। इस कदर हादसात में इजाफे की वजह से इस गार को बंद करने का भी कई मरतबा सोचा गया, लेकिन ये सिर्फ सोच ही बन कर रह गई। पर आखिरकार 2009 से इस केव में सिर्फ वही केवर्स जाएंगे जिनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा, और छोटे केवर्स यानी कि जिनका एक्सपीरियंस कुछ महीनों या 2-3 साल का होगा, इनको इस केव के करीब भटकने पर भी पाबंदी लगा दी गई। लेकिन कौन जानता था कि इस पाबंदी का ज़र्रा बराबर भी किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल 7 जून 2014 दोपहर के वक़्त जोहान वेस्टहाउज़र और इनके साथ इनके 2 कुलीग्स रिसेंडिंग केव सिस्टम में उतर जाते हैं। याद रहे जोहान वेस्टहाउज़र इस केव में दूसरी बार आए थे। बज़ाहिर ऊपर से देखने में ये केव बिल्कुल भी ख़तरनाक नहीं लगती, लेकिन अंदर जाते ही नई से नई मुश्किलात इंसान के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी होती हैं। इनफैक्ट इस गार के पहले मीटर को टेक्निकल चैलेंजिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस केव के अंदर जाने के ठीक कुछ घंटों बाद ही सबसे पहला चैलेंज सांस लेना है। ज़मीन के करीब 1 किलोमीटर नीचे ये तीनों चले तो गए थे, लेकिन बदकिस्मती से इनके पास किसी किस्म का कोई ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं था। यहाँ ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ये तीनों इस गार में 24 घंटे गुजारने की नीयत से गए थे। जोहान वेस्टहाउज़र जिसकी किस्मत इसका साथ पहले ही छोड़ गई थी, क्योंकि केविंग के दौरान कब्र जितनी पतली जगह में इसकी नाक एक नोकीली धार वाली रॉक से लगते लगते बची थी। लेकिन शायद 8 जून वाला दिन वो दिन था जो ये सपने में भी सोच नहीं सकता था। जी हाँ, ये रात के 1:30 बज रहे थे। ये तीनों अपने सेफ्टी इक्विपमेंट पहनकर सो रहे थे कि एक पूरी चट्टान का छोटा सा टुकड़ा जोहान वेस्टहाउज़र के सर पर आकर गिर जाता है। ये छोटा सा टुकड़ा इतना भारी था कि जोहान ने सेफ्टी हेलमेट भी पहना हुआ था, तब भी ये पत्थर इसके हेलमेट को फाड़ता हुआ इसके सर पर गिर जाता है और इसको मौके पर ही ब्रेन ट्रूमा हो जाता है। नाज़रीन ब्रेन ट्रूमा का अगर वक्ती इलाज ना शुरू किया जाए तो दिमाग में ब्लड क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं और कुछ देर बाद ही इंसान कोमा में चला जाता है। ये सोचते वक्त भी दिल कांप उठता है कि ज़मीन के इस कदर नीचे कब्र जितनी पतली केव में कोई फंसा हुआ हो, जिससे ना ही कुछ बोला जा रहा हो, ना ही हिला जा रहा हो और सांस लेने में भी दुश्वारी पैदा हो रही हो। कुछ ऐसी ही मिसाल थी जोहान की। इसको वक्त पर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से 52 साला जोहान अब कोमा में चला गया था, लेकिन आगे हालात सुधरने की जगह मज़ीद बिगड़ते ही जा रहे थे। जोहान के साथ आए दोनों दोस्तों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। चौंका ये ज़मीन के इतना नीचे आ गए थे कि जहां ना ही रेडियो सिग्नल्स और ना ही सेल फोन्स के सिग्नल्स आ रहे थे।
यानी कि इन दोनों में से एक को 6 किलोमीटर रेंग कर केव के एंट्रेंस पर पहुंचना था। आखिर 10 घंटे मुसलसल रेंग कर इनका एक साथी एंट्रेंस पर पहुंच जाता है और एक इमरजेंसी कॉल कर देता है और इसी शाम 11 लोगों पर मुश्तमिल केव रेस्क्यू गार में घुसने की हर मुमकिन कोशिश करती है। लेकिन आखिर हार मानते हुए वो एक केव लिंक बना लेते हैं जहां से बेसिक कम्युनिकेशन सिग्नल सेंड और रिसीव्ड किए जाने लगे। लेकिन हालात जब इनके हाथ से भी निकल गए तब जर्मनी ने इसी शाम केव रेस्क्यू की टीम में इजाफा कर दिया और जर्मनी से 700 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रिया ने भी इस इंसिडेंट सीन पर अपने कई रेस्क्यू मेंबरान भेज दिए। इस वक्त केव के बाहर के मनाजर एक बाज़ार जैसा मंजर पेश कर रहे थे। 10 जून तक गार के बाहर 700 लोग और 5 हेलीकॉप्टर्स भी आ गए थे। जोहान को केव में फंसे हुए 3 दिन हो गए थे और हालात मज़ीद संगीन होते जा रहे थे। केव लिंक के ज़रिए से फ़र्स्ट एड किट भेजने का भी कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि जोहान के साथ जो केवर मौजूद था इसको कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। अलबत्ता केव लिंक के ज़रिए से जोहान तक बहुत से ड्राई फ्रूट्स, नट्स वगैरह भेजे जा रहे थे। लेकिन 11 जून की शाम को एक बहादुर फिजिशियन मार्टिन ग्यूक्सो अपनी जान पर खेलते हुए इंसिडेंट वाली एक्यूरेट जगह पर पहुंच जाते हैं। सबसे पहले वो जोहान की तिब्बी इमदाद करते हैं और थोड़ी देर बाद वापस बाहर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि जोहान को एक माइनर सी ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है और वो इतने फिट हैं कि इनको स्ट्रेचर पर लिटाकर बाहर की तरफ खींच लिया जाए। पर यह काम जितना बोलने में आसान लग रहा था उतना बिल्कुल भी आसान नहीं था। 2 दिन की प्लानिंग के बाद फिक्स्ड रोप्स और बोल्ट्स की मदद से एक स्ट्रेचर को नीचे भेजा गया और बड़े ही सावधानी से जोहान को इसके ऊपर लिटा दिया गया। लेकिन मुसीबतें जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। वो गार के इस हिस्से से 13 जून शाम 5:38 पर निकले और 14 जून दोपहर 1 बजे वो यहाँ पहुँचे। यानी कि वो इस कदर धीमे चल रहे थे कि 700 लोग और 10 हेलीकॉप्टर्स होने के बावजूद भी वो कुदरत से जीत नहीं पा रहे थे। जैसे तैसे करके वो 15 जून को इस जगह पहुँचते हैं, 16 को इधर, 17 को इधर और फिर फाइनली 19 जून 11:44 पर जोहान पूरे 12 दिन बाद बाहर का मंजर देखता है। नाजरीन, यह इंसानी हिस्ट्री की इतनी बड़ी केव रेस्क्यू थी कि इस रेस्क्यू में 5 अलग अलग ममालिक से रेस्क्यू एक्सपर्ट्स भी शामिल थे। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आज चैप्टर ऑफ एल्पलाइन रेस्क्यू हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। 2015 में बेवेरिया के इंटीरियर मिनिस्टर ने रिपोर्ट में बताया कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 10 लाख यूरो पानी की तरह बहा दिए गए थे और 2016 आते आते जोहान वेस्टहाउज़र भी कम्प्लीटली रिकवर हो गए और दोबारा से केव एक्सप्लोर करने लग पड़े। लेकिन 2014 में गवर्नमेंट ने इस केव को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा। मैं मिलूँगा 4 TV की अगली शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।